सऊदी अरेबिया में जब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो गए वहां पर दो चीजें होना तो प्रॉपर तरीके से कंफर्म है। पहली ये चीज है कि चाहे सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल मारेगा मारेगा। और दूसरी चीज ये है कि अल नसर जीते या हारे, चैंट मेसी की हो या रोनाल्डो की हो, रोनाल्डो भैया हमारे कांड ऐसा करेंगे कि डेफिनेटली उसके बाद अगर 100 अखबार छपने वाले हैं तो उसमें यहाँ पर रोनाल्डो की इस जेस्चर का जिक्र होने वाला है। इसमें बोनस पार्ट आप ये मेंशन कर सकते हो कि अगर मैच अल हिलाल के साथ है तो ये भी तय बात है कि जीतना किसको है, तो अखबार 2 घंटे पहले ही छाप देते हैं क्योंकि पता तो है कि अल हिलाल को जीतना है। देखो मैच होता है यहाँ पर अल नसर वर्सेस अल हिलाल का। अब यहाँ अल हिलाल में नेमार नहीं, सोचो नेमार होता तो कितनी मार मारता इनमें, लेकिन फिर भी सर्ज मिलिंकिन और सावेज की बात करें, रूबन नेवेस की बात करें, कुलिबाली की बात करें, बोनो की बात करें और अप टॉप यहाँ पर मित्रोविच और विंगर यहाँ पर मालकम। अगर अल नसर की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनको लीड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है क्योंकि आयमरिक लेपोर्ट भी है, बट यूरोज में बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेलते हुए हैं तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील करते हो। ब्रोजोविच नहीं थे, ओतावियो को जिसको पोर्चुगीज फुटबॉल से उठा के लाए थे उसको सीडीएम खिलाया जा रहा है क्योंकि ब्रोजोविच नहीं है। भाई सीडीएम मतलब बेंटो की अगर हम बात करें, अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था मैं उस गोलकीपर से, उसने तो क्या धोया है भाई। यहाँ पर मेरे को लगता है कि मित्रोविच से ज्यादा तो उसने धो दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पूरी टीम को यहाँ पर, जिस तरीके से वो खेल रहा था अपनी टीम से। लेकिन यहाँ पर लास्ट के आधा घंटे में जिस तरीके से अल हिलाल ने तोड़ा, चीरहरण किया अल नसर का, इससे हेडलाइन मिल गई यहाँ पर पूरी दुनिया को। और वो ये था जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर सोने का जेस्चर करते हैं, और वैसे के जेस्चर तो भाई ने और भी करे हैं। और इसके बाद यहाँ पर ऑफकोर्स देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जेस्चर में एक चीज़ भी कॉमन है, रोनाल्डो का जेस्चर किसी के से भी रिलेटेड हो, रोनाल्डो का जेस्चर किसी को भी टारगेट कर रहा हो, रोनाल्डो का जेस्चर किसी चीज़ का भी रिप्लाई हो, वो 2 हिस्सों में बांट देता है लोग। अब डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी लोग रोनाल्डो को इस तरीके से मतलब इसमें गलत ठहरा रहे हैं और डेफिनेटली कह रहे हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ही गलीचपना हो गया और ये नहीं करना चाहिए। वहीं काफ़ी सारे लोग पहले तो इनको गलीच बता रहे हैं और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इमोशनल स्टेट को आपको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। देखो मेरे को यहाँ पर लगता है कि पहले मैं आपको पूरा सीन समझाया था। रोनाल्डो यहाँ पर डेफिनेटली तीसरा चौथा गोल खाने के बाद अपने डिफेंस को सोते हुए ऐसे सीएम पंक वाला एक ऐसा जेस्चर करते हैं। खैर जेस्चर तो भाई ने 2-3 और भी करे थे, बट ये जेस्चर जो सबसे ज़्यादा वायरल जा रहा है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे बज़ क्रिएट हो रखा है। देखो इसके रिगार्डिंग वही है, मतलब ये तो वो वाली बात है कि चाय पे चर्चा करते हुए आपने इतनी बात कर ली उतनी कम है। लेकिन मैं अगर फिर भी अपने एक ओपिनियन दूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो यार रोनाल्डो के डिफेंस में भाई डिफेंस बहुत चूतिया खेल रहा था, मतलब बहुत, मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी हिस्ट्री में अपनी लेगेसी को जिस तरीके से बिल्ड किया है, उसकी आंखों के सामने चीथड़े उड़ा रही थी वो टीम भाई, उसकी खुद की टीम चीथड़े उड़ा रही थी उसके पीछे खड़े होके। बट मतलब अब इसके दूसरे साइड मतलब सिक्के का दूसरा पहलू देखे तो मेरे को ऐसा लगता है कि रोनाल्डो ने जो किया वो अननेसेसरी था। वो इसलिए क्योंकि भाई जब मैं लेगेसी की बात करता हूँ, रोनाल्डो की लेगेसी में इतने बड़े बड़े मैचेस आए हैं, ऑफ कोर्स उसने सारे नहीं जीते हैं। तो जब रोनाल्डो एक लीडर भी है, रोनाल्डो एक वोकल लीडर है, रोनाल्डो ने इतने बड़े बड़े मैचेस भी हारे हैं, रोनाल्डो इतने इंपॉर्टेंट मैचेस, रोनाल्डो ने इतने बड़े हार्ट ब्रेक भी लिए हैं, इतने पिवटेबल मोमेंट पे। और ऑफ कोर्स एक अटैकर होता है तो हेल्पलेस भी होता है। अल्लाह सर चूतिया है यार ये टीम, छोड़ दे भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस टीम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट खैर डू लेट मी नो कि आप रोनाल्डो के इस जेस्चर और पूरे इस अल नसर के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग तुम्हारा क्या ओपिनियन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लुइस कैस्ट्रो यहाँ पर सैक हो चुके हैं। यहाँ पर अगर अखबार के नाम बताएं तो सऊदी अरेबिया का ही एक अखबार है जिन्होंने यहाँ पर कंफर्म किया है कि भाई लुइस कैस्ट्रो अब यहाँ पर सैक हो चुके हैं और हमको आने वाली जल्दी ही किसी मीटिंग में नए मैनेजर का एक नाम भी आता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर FC बार्सिलोना की। मजा तो आया, देखो इट वॉज इंटरेस्टिंग, बहुत एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं लेके बैठा था मैं, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत सारे बॉक्सेस को टिक किया गया है। तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पर हंसी फ्लिक को नंबर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ वीकनेसेस की। देखो आई थिंक टाइम देना पड़ेगा, और इसको वीकनेस कहो या फिर इसको आप एक तरीके से लाइक वार्निंग कह लो या इसको आप एक तरीके से हेड्स अप कह लो। आई थिंक पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट से बात कर रहा हूँ, अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, तो बार्सिलोना भी कोई अलग नहीं है। आई थिंक तीनों ही क्लब के फैन बेसिस को ये चीज़ समझना पड़ेगा, किसी भी क्लब के फैन बेसिस को समझना पड़ेगा कि पहले 1 महीने तो कम से कम आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। प्लेयर्स पे अभी बात पे आएंगे क्योंकि प्लेयर्स अभी शेप, अभी फिटनेस, शार्पनेस सब आ रही है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेवेंडोव्स्की को छोड़ दूंगा। देखो लेवेंडोव्स्की को पकड़ने का सीन ये बनता है कि लेवेंडोव्स्की ने जहां पिछले सीजन पे एंड करा था वहीं वो पिछले नए सीजन को स्टार्ट कर रहा है। कोई यहाँ पर टैक्टिकली ज़्यादा चेंज वेंज नहीं आ रहा, कोई उसके लाइक पर्सनल में कोई एम्बिशन ज़्यादा दिख नहीं रहा। और ये भी एक आयरनी की बात है, ला लीगा में टॉप पे है वो। 2 गोल मार दिए उसने ऐसे करते करते। देखो असल में क्या है कि लेवेंडोव्स्की अगर लिंकअप की बात करें तो अभी भी खराब है। और लेवेंडोव्स्की को पर्सनली थोड़ा सा जज आप इस चीज़ पे भी कर सकते हो कि लेवेंडोव्स्की एक तो वर्सेटाइल नहीं है, तो लेवेंडोव्स्की का खेलने का तरीका भी एक तरीके से होता है। चाहे ज़ावी हो चाहे यहाँ पर हंसी फ्लिक हो, दोनों ही एक तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही आप फेरान टोरेस को गलियाने वाले हो तो देखो मेरे को लगता है कि फेरान टोरेस को गलियाने का कोई फायदा है नहीं। देखो सबको पता है फेरान टोरेस का कोई फ्यूचर व्यूचर तो है नहीं। डैनी ओल्मो एक बार रजिस्टर हो जाएगा तो डैनी ओल्मो खेलेगा, और उसमें भी अगर डैनी ओल्मो के बाद अगर किसी और को आपको देखना है तो आप पाव विक्टर को देख सकते हो। और अगर यहाँ पर रब रखा है तो क्या पता आपको किंग्सले कोमन भी आता हुआ दिख जाए। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ की बात करें, टर स्टेगन। देखो मेरे को प्री सीजन में टर स्टेगन को देख के लगा कि अबे यार ये नहीं अभी प्री सीजन को थोड़ा हल्के में ले रहा होगा, लेकिन ये ऐसे तहलका नहीं मचा सकता भाई, ये तहलका मचा देगा। मेरे को ऐसा लगता है कि टर स्टेगन ना हर चीज़ में थोड़ा एवरेज होता हुआ जा रहा है। शॉट स्टॉपिंग में एवरेज, गेम को पढ़ने में एवरेज, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज। और बॉल तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या ही आज करी थी, मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल ही करी थी, वो तो कुवारसी ने आके बचा दिया। सबसे बड़े एक्चुअली में जोक्स अपार्ट एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर लामासी अगेन लमीन यमाल की अगर आप बात करोगे तो उसका भी लेवेंडोव्स्की का ऐसा हिसाब है, जहाँ पिछले सीजन एंड करा था वहीं उसने नए सीजन से स्टार्ट किया है सैक्सी। बस फर्क इतना है कि लेवेंडोव्स्की का गेम पूरा उल्टा है। लमीन यमाल की आप अगर रिलेंटलेस की बात करोगे, अगर आप थोड़ा सा आप उसके अटैकिंग वर्क रेट की बात करोगे, उसके लाइक मैस्टर मैजिकल स्किल्स की बात करोगे, भाई क्लास अपार्ट। और मेरे को मैं एज अ न्यूट्रल फुटबॉल फैन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लमीन यमाल को जब भी मैं देखूँगा तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बट वो भाई परफॉर्मेंस ही ऐसी डालता है कि एक्सपेक्टेशन बन जाती है। मैं कह रहा हूँ कि पेप गार्डियोला जैसा आदमी तो उसके आसपास भी नहीं घूमना चाहिए। लमीन यमाल आपने थोड़ी सी उसको फ्रीडम दी, भाई वो क्या क्रिएट करेगा। मतलब उसकी वो जो स्किल थी, उसके बाद उसने जो पास निकाला, उसके बाद भी ये असिस्ट दिया, उसके बाद भी जिस तरीके से बॉल को होल्ड करता है, गेम को फिट से बनाता है, मतलब ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और उसकी एज तो मतलब आपको चकाचौंध मतलब पागल ही कर देगी। इसी के साथ मेरे को लगता है कि कसाडो की बात करें या फिर बनाल की बात करें, दोनों का डेब्यू अच्छा था, रॉक सॉलिड था, बढ़िया था। इम्प्रूव कर सकते हो ऑब्वियसली। यहाँ पर देखो दोनों की प्रोफाइल बहुत डिफरेंट है, और जिस तरीके से हंसी फ्लिक आगे खेलने वाला है या खिलाने वाला है बार्सिलोना को, ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट तो करनी पड़ेगी। दोनों की प्रोफाइल बहुत अलग तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है। डेफिनेटली भाई यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन चीज़ थी वो था भाई पेड्री। मतलब लास्ट के आप 15-20 मिनट में देखोगे कि वेलेंसिया थक चुकी थी, वेलेंसिया एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, और ऐसे में यहाँ पर बॉल चलाने का बार्सिलोना को मौका मिला। बार्सिलोना इतने प्यार से बॉल चलाती है, पिदाती है, मतलब आई थिंक ये बिल्कुल प्रॉपर वर्ड है कि पिदाना वाला कहते हैं। मतलब वेलेंसिया के फैन बेस ही वेलेंसिया को विसल कर रहे हैं कि वो बॉल नहीं छीन पा रहे, और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज पेड्री। स्पेस को एक्सप्लॉइट करना, उस स्पेस में बॉल को रिसीव करना, टर्न लेना, बॉल को सर्कुलेट करना, उस स्पेस से निकल के दूसरे स्पेस में जाना, वहां पर उसको एक्सप्लॉइट करना, बॉल रिसीव करना, घूमना, वहां से सर्कुलेट करना, और ऐसे करते करते कब 10 मिनट निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पेड्री के पासिंग की बात करें, आज फिर भी मैं कहूँगा कि 1-2 मीटर से छूट गया, यहाँ पर 1-2 यार्ड से वो पासिस गलत निकल गए, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर शूटिंग एबिलिटी की बात करें, कंपोजर की बात करें, पेड्री अगर कंसिस्टेंट रह गया ना इस सीजन, मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा लमीन यमाल के बाद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर पेड्री देने वाला है। डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें इस गेम में कुछ अब वीकनेसेस की सिस्टम वाइज, तो उस पर बात कर लेते हैं। मेरे को लगता है कि अभी हंसी फ्लिक जिस तरीके का गेम खिलाने के मूड में है ना, बार्सिलोना प्रिपेयर नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिजिकली। और जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खोखला तो होता हुआ दिख रहा है। देखो अगेन जैसा मैंने कहा कि पेशेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है भाई वो पेशेंस। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि राफा मरीन की बात करें, अगर यहाँ पर अगर हम वेलेंसिया के स्ट्राइकर की बात करें, बेहतरीन खेले भाई, मतलब मज़ा ही आ गया। पहले 60-70 मिनट तो मैं मतलब वेलेंसिया ने सही में ही बहुत अच्छा खेला, 60-70 ज़्यादा बोल दिया, आई थिंक मेरे को लगता है कि 50 मिनट वेलेंसिया बहुत ही बढ़िया खेली। ऑफकोर्स वो यहाँ पर 2-3 गोल मार सकते थे, खा भी सकते थे, बट 2-3 बहुत ही बढ़िया गोल वो मार सकते थे। जिस तरीके से वो हेडिंग एबिलिटी, अगेन टर स्टेगन की यहाँ पर आप वीकनेस निकाल सकते हो, गेम नहीं पढ़ पा रहा था, कमेंट लाइक वो इंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा था, मैनेज नहीं कर पा रहा था। इसके साथ ही आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर प्रेस जिस तरीके से हो रहा था ना, बाल्डे कीप अप नहीं कर पा रहा था राफा मारिन से। उससे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगर दूसरी साइड कुंडे की बात करें तो
प्रॉब्लम ये है कि जब इतना वर्टिकल प्रेस है ना, इतना ज़्यादा वर्टिकल प्रेस है, फुल बैक्स को हाई रखा जा रहा है, इससे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वेलेंसिया जब अटैक करती थी तो जो फुल बैक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी छोड़ते थे। अब बाल्डे वर्सेस राफा मरीन की बात करें तो राफा मरीन डेफिनेटली उसको बुली कर देगा। अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड की बात करें तो वहाँ से प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पर वेलेंसिया ओवरलोड कर रही थी। डेफिनेटली यहाँ पर कोंडे ने काफ़ी अच्छे टाइम से वहाँ पर डिफेंड करा और काफ़ी सही करा, लेकिन उसके पीछे का यहाँ पर सीन ये था कि वेलेंसिया ये मान के चल रही थी कि राफा मरीन डेफिनेटली यहाँ पर बुली कर सकता है बाल्डे को, लेकिन उससे बेहतरीन चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर हम राफा मरीन को मौका दे के वो पेनल्टी बॉक्स में आके गोल मार के जाए तो उसके लिए हमको यहाँ पर राइट साइड से नहीं बल्कि लेफ्ट साइड से अटैक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये था कि डेफिनेटली जहाँ बार्सिलोना फिजिकली थोड़ा गेम को पकड़ने में चूक रही थी शुरुआत में, वेलेंसिया बहुत सही से नोट्स को टेक कर रही थी। सारा का सारा चेंज हो गया जब यहाँ पर पेड्री आया, और उसके पहले यहाँ पर बार्सिलोना कुछ चीज़ों को स्ट्रक्चरली उन्होंने यहाँ पर चीज़ों को चेंज किया। ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि ये पूरी चीज़, ये कलेक्टिव प्रेस की बात करें, पोजिशनल फ्रीडम की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, उसमें अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट होना बाकी है। और उसमें ही मेरे को लगता है कि टर स्टेगन की बात करें, लेवेंडोव्स्की की बात करें, या फिर बात करें हम यहाँ पर फेरान टोरेस की, ये तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेहतरीन कुछ काम करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ गुंडोगन की बात करें तो मैं देखो गुंडोगन के रिलेटेड ये मामला सामने निकल के आया था। स्पोर्ट ने बोला कि भाई गुंडोगन यहाँ पर बार्सिलोना को बता चुका है कि वो ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले जाने वाला है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको सोशल मीडिया पे बस बता दूं, काफ़ी लोग ये मानते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है बार्सिलोना की खुद की तरफ से कि वो गुंडोगन को फोर्स करना चाहते हैं कि वो जाए। अब मेरे को लगता है कि इन सारे मामलों का क्या ही फायदा, जब यहाँ पर हंसी फ्लिक ने खुद सबसे पहले आके ये कह दिया पोस्ट मैच इंटरव्यू में गुंडोगन की तबीयत खराब थी इसलिए वो खेला नहीं, और उसने कहा कि मेरी गुंडोगन से जो बात हुई है वो रुकने वाला है, और जो हमारी बात हुई है वो हमारे बीच में रहेगी, हम मीडिया को उसको सर्कुलेट या फिर लीक नहीं करने वाले। इसका मतलब ये तो है कि गुंडोगन नहीं जा रहा। अब रोनाल्ड अराउजो नहीं जा रहा, फ्रेंकी डियोंग नहीं जाएगा, गुंडोगन नहीं जाएगा, किसी के लिए ऑफर आ नहीं रहा, रफीनिया का देखना पड़ेगा। ऐसे में डैनी ओल्मो अभी भी रजिस्टर नहीं हुआ है और बार्सिलोना के लिए टाइम अब कम बचा हुआ।